हाय, वेलकम टू कोड विद शिशिर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस कोडिंग चैनल पर। आज मैं सी शार्प प्रोग्रामिंग सीरीज़ का एक और नया वीडियो लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में बताऊंगा। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे सी शार्प प्रोग्रामिंग सीरीज़ के पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर जाकर देख लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट और वो जो लाल वाला बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे जरूर दबा देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक्स। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 8 वीडियो, डिसीजन मेकिंग इन सी शार्प। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग इन सी शार्प, if statement in C sharp, if else statement in C sharp, nested if statement in C sharp, switch statement in C sharp। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का डेफिनेशन आता है, तो पहले उसको गो थ्रू कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कंटेन कंडीशंस दैट आर इवेल्युएटेड बाय द प्रोग्राम। प्रोग्राम के थ्रू जितने भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द सेट ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो इफ और एल्स में जो भी आपने अपने कंडीशंस का स्टेटमेंट लिखा होगा, अगर ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स का जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देयर आर मेनी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन सी शार्प सच एज इफ एल्स, नेस्टेड इफ, स्विच स्टेटमेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग का एक टिपिकल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, तो चलिए उसको गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ये जो डायमंड टाइप का जो दिख रहा है ये है कंडीशन। अब इस कंडीशन के बेस पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्रू होगा तो कंडीशनल कोड पे जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो प्रोग्राम डायरेक्ट एंड हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के दिया है मैंने ताकि हम इस चीज़ को समझ सके कि डिसीजन मेकिंग होती कैसे है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब हमारे पास सबसे पहला है जो इफ स्टेटमेंट इन सी शार्प। सो चलिए उसका डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं। द इफ स्टेटमेंट इज द मेन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज्ड इन सी शार्प। कुछ भी कंडीशन अगर परफॉर्म की जाती है सी शार्प में तो मेनली हम लोग इफ स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इफ कंडीशन लगाएंगे तो वो हमेशा आपको एक ट्रू और फॉल्स बूलियन रिटर्न करेगा, चाहे एक स्टेटमेंट के लिए लिखें चाहे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट के लिए लिखें। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इफ़ द बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू देन ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर इफ ब्लॉक का जो इवैल्यूएशन है अगर हमें वो ट्रू मिला तो जो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक सिंटेक्स दिख रहा होगा इफ का, इफ बूलियन एक्सप्रेशन एंड देन कर्ली ब्रेसेस ऑन, और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा होगा अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो एग्जीक्यूट होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का एक फ्लो डायग्राम है, सेम वैसा ही जैसा हमने डिसीजन मेकिंग का देखा था। एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है और एक कंडीशन पे आता है, उस कंडीशन पे हमने चेक किया हुआ है कि क्या कंडीशन ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है। अगर फॉल्स हो रही है तो डायरेक्ट प्रोग्राम एंड कर दो, अगर ट्रू हो रही है तो वो जो उसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे एग्जीक्यूट करो और उसके बाद प्रोग्राम को एंड करो। तो इस डायग्राम का मतलब ये है। तो चलिए इफ़ स्टेटमेंट का एक डेमो देख लेते हैं। उसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो ऑन करना होगा, तो विजुअल स्टूडियो ऑन कर लेते हैं और विजुअल स्टूडियो ऑन करने के बाद हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। सर्च करना होगा यहाँ पर कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क का, और कंसोल फ्रेमवर्क ओके .NET फ्रेमवर्क मिल गया हमें। और यहाँ पे हम उसको नाम देते हैं डिसीजन मेकिंग इन सी शार्प, है ना। और इसका पाथ चूज़ कर लेते हैं, तो पाथ हो गया हमारे पास डिसीजन मेकिंग, सिलेक्ट फ्रेमवर्क 4.7.2, और अब हम विजुअल स्टूडियो लॉन्च करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया
और जो भी ज़रूरी की चीज़ें नहीं हैं उनको निकाल दी जाए, जैसा कि आप लोग जानते हैं इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ओके, तो अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं इफ़ स्टेटमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम एक इंट 10 डिक्लेयर कर लेते हैं और इसको बोल देते हैं लोकल वेरिएबल। फिर इसके बाद एक चेक डालते हैं a 20 से छोटा है। ओके, ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी हमको? ये हमको एक बूलियन एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये ट्रू हुआ तो हमें क्या करना होगा? हम एक लाइन, और ये जो एरर आ रहा है इसको कैसे दूर करेंगे? यहाँ मिसिंग यूजिंग स्टेटमेंट है इसीलिए एरर आ रहा था, वो हमने सॉल्व कर लिया है। a इज़ लेस देन 20 ऐसा प्रिंट कर देंगे। और आखिर में क्या करते हैं, एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ a इज कंसोल डॉट रीड लाइन। तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने एक a बनाया है जिसकी वैल्यू हमने 10 रखी है और एक कंडीशन लिखी है। तो चलिए सबसे पहले इसको एक बार बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करने में ये पता लगेगा कि कोई कंपाइल टाइम एरर है कि नहीं है। नहीं है। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आए। पहला इफ़ का, जो कि हमें बोल रहा है a इज़ लेस देन 20। जी हाँ, a का वैल्यू 20 से छोटा है, दैट इज़ वाई उसने प्रिंट किया a इज़ लेस देन 20। इसके बाद आप देख रहे हैं हमने एक और स्टेटमेंट प्रिंट कराया है जिसमें a का वैल्यू दे रहा है। तो a का वैल्यू है 10 और आखिर वाला कंसोल डॉट रीड लाइन जिससे हमने ये ब्लैक विंडो होल्ड करी है। तो चलिए वापस पावर पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास है इफ़ एल्स स्टेटमेंट और उसकी डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट बोलता है द इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ मॉडिफिकेशन ऑन द इफ स्टेटमेंट। तो जैसा कि स्टेटमेंट से आप समझ ही गए होंगे कि इफ के ऊपर एक मॉडिफिकेशन किया गया और इफ एल्स लाया गया। तो दूसरा पॉइंट, इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट। मतलब इफ एक एल्स के साथ भी लिखा जा सकता है और एल्स पार्ट जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपकी कंडीशन बोलती है कि आपको एल्स पार्ट की नीड है तो ही आप उसको ऐड करिए, अदरवाइज इफ स्टेटमेंट से ही काम चला लीजिए। विच एग्जीक्यूट्स व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। तो इफ कंडीशन अगर फॉल्स होती है और आपको लगता है कि एल्स पार्ट आपके लिए नीडफुल है तो आप एल्स का यूज कर सकते हैं। ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इफ द बूलियन एक्सप्रेशन इवेलुएट्स टू ट्रू देन इफ ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट्स। अगर ट्रू होगा तो इफ एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। नीचे उसका एक सिंटेक्स दिया हुआ है, इफ बूलियन एक्सप्रेशन, अगर वो ट्रू हुआ तो उसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर बूलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूट और उसका जो स्टेटमेंट जो भी उसके अंदर आपने कंडीशंस लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। तो चलिए अब इसका एक डेमो देख लेते हैं। डेमो देखने के लिए हमें विजुअल स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा जो कि हमारे पास ऑलरेडी लॉन्च्ड है। तो इसी कोड को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं जो कि है इफ़ स्टेटमेंट पे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एक एल्स और इधर एक कंसोल प्रिंट करवा देते हैं जो कि होगा a इज़ ग्रेटर देन 20 और a का वैल्यू जो है चेंज करा देते हैं 50 पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड कैसा लिखा हुआ है। a का वैल्यू हमने असाइन किया 50, a को चेक किया 20 से बड़ा है कि छोटा है, और एल्स पार्ट में हमने बोला कि अगर a का वैल्यू 20 से बड़ा है तो कंसोल में एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दो। और बाहर हमने वापस से एक कंसोल राइट लाइन लिखा कि a का वैल्यू क्या है, और इसको अब हम करते हैं बिल्ड हो गया है। अब प्रोग्राम को करते हैं रन।
तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं तो a इज़ ग्रेटर देन 20, a का वैल्यू जो है, यहाँ कंडीशन जो चेक हुआ वो फॉल्स हो गया, a का वैल्यू बड़ा है 20 से, इसीलिए एल्स पार्ट जो है यहाँ पे राइट हुआ। तो चलिए वापस से स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये था डेमो इफ एल्स स्टेटमेंट का। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स इन सी। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं। इट ऑलवेज लीगल इन C# टू नेस्ट इफ एल्स स्टेटमेंट्स, विच मीन्स यू कैन यूज मोर देन वन और एल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब यह है कि आप इफ़ के अंदर भी इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं या एल्स के अंदर भी इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको एक ही यूज़ करना है, आप एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट और बेस्ड अपॉन योर कंडीशंस। तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं ये सिंटेक्स है। इफ़ के अंदर हमने एक और इफ़ एग्जीक्यूट कराया और अगर वो ट्रू होगा तो उसके अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और अगर वन ट्रू हुआ तो वन के एग्जीक्यूट होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये था एक फ्लो डायग्राम नेस्टेड इफ़ का। आप यहाँ देख सकते हैं जो ब्लैक सर्कल है वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है और जो डायमंड कंडीशन आई है वहाँ पे हमने चेक किया, वो सबसे पहला हमारा इफ़ स्टेटमेंट है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद उसको डायरेक्ट प्रोग्राम को एंड कर दो। तो ये पहला फॉल्स हुआ। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद एक और इफ़ हमने बनाया उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते टाइम, और उसमें भी दो कंडीशंस हो सकते हैं, पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू। अगर फॉल्स हुआ तो जो भी स्टेटमेंट आपको परफॉर्म करने हैं या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बेस पे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एंड देन इट विल गो टू दैट एंड ऑफ द नेस्टेड इफ़ ब्लॉक। तो इसके बाद अगर वो नेस्टेड इफ़ का कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद जाके कहीं प्रोग्राम एंड होगा। तो ये था इस फ्लो चार्ट का डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब नेस्टेड इफ़ के लिए भी एक डेमो देख लेते हैं, और डेमो के लिए हमें विजुअल स्टूडियो ऑन करना होगा और ये ऑलरेडी लॉन्च्ड है। तो चलिए इसी प्रोग्राम को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं बेस्ड अपॉन द नेस्टेड इफ़। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ए का वैल्यू है 150 और B का वैल्यू है 200, ओके। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो ये एल्स को डिलीट कर देता हूँ, और अगर पहला पार्ट अगर एग्जीक्यूट होता है इफ़ A इज़ ग्रेटर देन 20, देन अंदर आइए और प्रिंट कीजिए A इज़ ग्रेटर देन 20 एंड आफ्टर दिस अगेन एक और B इज़ ग्रेटर देन 50। तो एक और कंसोल प्रिंट कीजिए जो कि होगा B इज़ ग्रेटर देन 50, ओके। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। और ये हमारा नेस्टेड इफ का सेकंड कंडीशन है, ओके। और यहाँ पे हम A का वैल्यू प्रिंट करवा ही रहे हैं, अब हम B का वैल्यू भी प्रिंट करवाएंगे। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए जिनका वैल्यू था 150 एंड 200। सबसे पहला कंडीशन लगाया, A का वैल्यू चेक कर रहा है कि A इज़ ग्रेटर देन 20 और नॉट। अगर ग्रेटर होगा, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो ही ये स्टेटमेंट अंदर के एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो अभी मान के चलते हैं कि A बड़ा है 20 से और अंदर आएगा और सबसे पहले हमको प्रिंट करके देगा A इज़ ग्रेटर देन 20। एंड देन हमने जो नेस्टेड इफ़ बनाया है हमने वहाँ पे भी चेक किया है कि B का वैल्यू 50 से बड़ा है क्या। अगर ये कंडीशन भी ट्रू होगा देन वो अंदर आके प्रिंट करेगा B इज़ ग्रेटर देन 50। तो अभी ऐसे ड्राई रन कर रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि B का वैल्यू बड़ा है। वैसे तो दिख ही रहा है कि बड़ा है, बट स्टिल हम ड्राई रन करते टाइम एज्यूम करते हैं कि B का वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 50। और कंसोल डॉट राइट लाइन जब प्रिंट होगा तो वो करेगा B इज़ ग्रेटर देन 50। और फिर आखिर में आके वो दोनों के वैल्यूज़ A और B के वैल्यूज़ भी प्रिंट करेगा। तो चलिए पहले प्रोग्राम को बिल्ड कर लेते हैं, और प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। अब प्रोग्राम को रन कर लेते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ 4 स्टेटमेंट प्रिंट हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला a इज़ ग्रेटर देन 20। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये पहला कंडीशन ट्रू हुआ है तभी उसने 20 प्रिंट किया है। देन b भी ट्रू हुआ है तभी उसने b के लिए बोला है b इज़ ग्रेटर देन 50। और आखिर के जो दोनों स्टेटमेंट हैं, अगर आप देखें a और b का वैल्यू, तो 150 और 200 वो सब प्रिंट किया है उसने इफ़ के अंदर। जो इफ़ ब्लॉक है वो दोनों एग्जीक्यूट करने के बाद। तो चलिए वापस से हम अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो आपने अभी जो डेमो देखा वो नेस्टेड इफ़ के लिए था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट्स एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर लॉन्ग इफ एल्स इफ लैडर दैट इज यूज टू टेस्ट अ सीरीज ऑफ कंडीशन। तो स्टेटमेंट से ही आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास एक n नंबर ऑफ सीरीज का कंडीशन है तो इफ एल्स के बजाय आप स्विच केस का यूज करिए, जो पहला पॉइंट बोल रहा है। दूसरा पॉइंट, अ स्विच स्टेटमेंट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। इसका मतलब यह है कि उन वेरिएबल्स को टेस्ट करने के लिए या उसके इक्वलिटी को पहचानने के लिए लिस्ट ऑफ वैल्यूज के अगेंस्ट वो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। थर्ड पॉइंट, ईच वैल्यू इज कॉल्ड अ केस। अब स्विच लिखा है तो स्विच के अंदर केस आते हैं। जैसे आप इफ और एल्स लिखते हैं वैसे ही स्विच के लिए केसेस आते हैं। तो आप हर एक कंडीशन के लिए एक केस लिखेंगे। ईच value is called a case and the variable being switched on is checked for each case। तो जब भी आप switch case लिखेंगे तो आपको उसमें एक enumeration या एक integer नंबर या एक स्ट्रिंग, जिस भी टाइप का आप डेटा टाइप उस स्विच में पास करना चाहते हैं वो पास करिए, और उस बेस्ड अपॉन उस वेरिएबल या डेटा टाइप के आपको केसेस लिखने होंगे। और जैसे ही वो स्विच केस में एंटर करेगा वो पर्टिकुलर वैल्यू, और अगर केसेस आपने वैसे लिखे हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो उस केस में जाएगा और केस के अकॉर्डिंगली वो कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। तो नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने सिंटेक्स स्विच केस का दिया है, स्विच, उसके बाद हमने लिखा है एक्सप्रेशन। दिस एक्सप्रेशन इज अ वेरिएबल, और वो जो वेरिएबल है केस के बाद लिखे जाते हैं। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, केस कांस्टेंट हाइफन एक्सप्रेशन 1, उसके बाद स्टेटमेंट एंड देन ब्रेक। तो आपको जो सिंटेक्स लिखना है वो कैसे लिखना होगा, स्विच, उसका एक्सप्रेशन, देन करली ब्रेसेस, फिर आपको केस लिखना है। केस के लिए आपको जो भी आपका डेटा टाइप जिस टाइप का भी होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ एक्सप्रेशन बनाना है, फिर स्टेटमेंट लिखना है, और फिर मेनली ब्रेक लिखना है। जब तक आप ब्रेक नहीं लिखेंगे वो स्टेटमेंट ब्रेक नहीं होगा। ओके, ऐसे ही आपको स्टेटमेंट 2 के लिए, स्टेटमेंट 3 के लिए, सबके लिए आपको लिखना पड़ेगा। और आखिरी में यू हैव टू डिफाइन डिफॉल्ट। यहाँ ऑप्शनल है बट यू हैव टू डिफाइन कॉज इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। अगर सपोज करिए आपके स्विच केस में कोई भी अगर ऐसा कंडीशन है जो फुलफिल नहीं होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एक केस डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शनल है, बट मैं एज अ गुड प्रैक्टिस डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप भी उसको लिखिए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स हैं, वेरी की पॉइंट्स फॉर स्विच केस। तो चलिए इनको देख लेते हैं। The expression used in a switch statement must have an integer or enumerated type or be a class type in the switch class has a single conversion function to an integer or enumerated type। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था कि आप कोई भी स्विच केस लिखते हैं तो आपको एक एक्सप्रेशन या डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है जो स्विच केस में कंडीशंस में जाके वो कंडीशन को एग्जीक्यूट करे। तो यहाँ पे वही पॉइंट को उन्होंने एलेबोरेट किया है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट विद इन अ स्विच केस। ईच केस इज फॉलोड बाय अ वैल्यू टू बी कंपेयर टू एन सेमीकोलन। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आप स्विच केस लिख लेंगे, उसके अंदर आप जब केस लिखेंगे तो केस एक ऐसा वैल्यू फॉलो करता है जो उस एक्सप्रेशन और इस केस के वैल्यू को कंपेयर करेगा, जो कि फॉलोड बाय अ सेमीकोलन, जो कि आप सेमीकोलन से उस स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे। थर्ड पॉइंट, द कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ केस मस्ट बी द सेम डेटा टाइप एज द वेरिएबल इन स्विच केस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एक्सप्रेशन आप स्विच केस में लिखेंगे उसी टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए केस के लिए भी। ये इस पॉइंट का मतलब ये था। फोर्थ पॉइंट, व्हेन द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन इज इक्वल टू अ केस, जब भी कोई वेरिएबल का वैल्यू किसी केस के वैल्यू से मैच करेगा, द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग दैट केस विल एग्जीक्यूट, तभी वो केस पर्टिकुलर कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा
until the break statement is reached. जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिला वहाँ वो जो कंडीशन है वो ब्रेक हो जाएगी. फिफ्थ पॉइंट, when a break statement is reached, the switch terminates and the flow of control jumps to the next line following the switch statement. तो जैसी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और ब्रेक रीच हो जाएगा, उसी समय हमारा स्विच केस जो है वो ब्रेक होके कंट्रोल जो है जंप करके बाहर आ जाएगा. सिक्स्थ पॉइंट, नॉट एवरी केस नीड्स टू कंटेन अ ब्रेक. इफ नो ब्रेक अपीयर्स देन इट विल रेज अ कंपाइलर एरर. जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप ब्रेक नहीं लिखेंगे तो वो कंपाइलर एरर में चला जाएगा, इसीलिए इट इज़ अ नेसेसरी टू राइट अ ब्रेक. आपका प्रोग्राम बिल्ड होगा ही नहीं अगर आप ब्रेक नहीं लिखेंगे किसी भी केस के लिए. तो ये था सिक्स्थ पॉइंट. सेवेंथ पॉइंट, अ स्विच स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शनल डिफॉल्ट केस विच मस्ट अपीयर एट द एंड ऑफ द स्विच केस. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि डिफॉल्ट वैल्यू, अगर कोई कंडीशन मैच नहीं हुई तो हमें एक डिफ़ॉल्ट केस लिखना ही होगा. द डिफ़ॉल्ट केस कैन बी यूज टू परफॉर्म अ टास्क व्हेन नन ऑफ द स्विच केसेस इज ट्रू. जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई भी केस अगर पॉसिबल ही नहीं है उस स्विच केस में, तो आप एक डिफ़ॉल्ट केस बना के रख सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन प्रॉपर फॉलो नहीं हुई तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी या डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी फॉलो कर सकते हैं. तो ये थे कुछ 7 पॉइंट स्विच केस के लिए जो कि मैंडेट हैं, इनको आपको याद रखना ही होगा. तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. ओके, तो ये एक फ्लो डायग्राम है स्विच स्टेटमेंट का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम ब्लैक सर्कल से स्टार्ट हुआ है. हमने एक कंडीशन रखी हुई है एक्सप्रेशन, जिसको हम स्विच केस बोल रहे हैं, और यहाँ पे हमने n नंबर ऑफ केसेस रखे हैं. तो आप देख सकते हैं आखिरी में मैंने डिफ़ॉल्ट भी रखा है. तो केस 1, अगर इस एक्सप्रेशन में अगर वैल्यू आया 1 तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा. अगर वैल्यू आया 2 तो 2 का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. 3 आया तो 3 का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं हुई तो हमने डिफ़ॉल्ट लिख रखा है, वो डिफ़ॉल्ट का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. और वंस द केस हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, जैसे ही आपने उसको ब्रेक बोला, वो स्विच केस को ब्रेक करेगा और प्रोग्राम के नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए प्रोग्राम एंड हो जाएगा. तो चलिए अब हम स्विच केस का भी डेमो देखते हैं, और उसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो ओपन करना होगा. और ये जो कोड है इसको हम कर देते हैं डिलीट, और हम इसके लिए एक नया कोड लिखेंगे. तो कैरेक्टर ग्रेड इक्वल टू सिंगल कोट्स बी. अब इसके लिए हम लिखेंगे स्विच केस. स्विच केस में हम क्या पास करेंगे, जिस टाइप का हमने बनाया था, कैरेक्टर टाइप का एक ग्रेड बनाया था, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे केसेस. ओके, केस जिसमें हम पास करेंगे अपने स्टेटमेंट्स. कंसोल डॉट राइट लाइन में हम क्या लिखेंगे, एक्सीलेंट. ओके, और देखिए यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, कंट्रोल कैन नॉट फॉल थ्रू फ्रॉम वन केस लेबल ए टू अनदर. मतलब जब तक हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखेंगे तब तक वो नेक्स्ट केस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा या रीड नहीं कर पाएगा. तो चलिए वापस से एक और केस बना लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं वेल डन. फिर एक तीसरा केस बनाते हैं. तीसरा केस हम सी, और एक साथ हम 2 केसेस भी लिख सकते हैं कि अगर कैरेक्टर सी या डी आया तो हम उसको बोलेंगे योर जस्ट पास्ट. अगर सी या डी आया, अगर ई आया तो हम बोलेंगे योर फेल. ओके, तो इतने केसेस हैं हमारे पास, और डिफ़ॉल्ट केस में हम प्रिंट कराएंगे इनवैलिड ग्रेड. तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक ग्रेड लोकल वेरिएबल डिफाइन किया, और हम पास कर रहे हैं बी. तो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो ये होगा वेल डन, ये प्रिंट होके आना चाहिए. तो चलिए इस सबसे पहले इस प्रोग्राम को बिल्ड कर लेते हैं, और बिल्ड सक्सेसफुली डन.
अब इसको रन करते हैं। तो देखिए जो केस हमने पास किया वो केस या एक्सप्रेशन हमने बनाया स्विच केस में पास करने के बाद अब वो यहाँ पे केस मैच करेगा कि कौन सा केस है जो बी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो केस बी जो है वो सेटिस्फाई हुआ, जो उसके अंदर के स्टेटमेंट थे वो एग्जीक्यूट हुए। ब्रेक होने के बाद ये पूरा स्विच केस जो है जंप किया बाहर की तरफ, और बाहर होने के बाद हमारे पास ब्लैक विंडो जो है वो उस स्टेटमेंट को प्रिंट करके दिखा रही है। तो ये था डेमो स्विच केस का। तो चलिए वापस से अपने स्लाइड पे चलते हैं और अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, सो वी रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो आपको क्या करना है, ढेर सारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और वो जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।